हाय फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सचिवालय सहायक से संबंधित जीके जीएस के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव किसका है, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, बी दिया गया है यूएसए का संविधान, सी दिया गया है ब्रिटिश का संविधान और डी दिया गया है सोवियत रूस का संविधान। इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो जो प्रश्न कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किनका है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो सर्वाधिक प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, अर्थात हमारा ये सही आंसर है। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लगभग दो तिहाई भाग जो है क्या किया गया है, संविधान में लिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्रारंभ में दोस्तों भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन ए है आपका 6, बी है 7, सी है 10 और डी है 11। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7। प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था दोस्तों, 7 था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, इस संशोधन के माध्यम से कि क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से समाप्त कर दिया गया और अंततः वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है दोस्तों, 6 है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, 6 है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब दोस्तों बात है कि अभी जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन है। तो हमारा जवाब होगा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का गठन, बी है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, सी है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, डी है मजदूरों का संरक्षण। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी, अर्थात मजदूरों का संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के जो नैतिक दर्शन प्रत्यक्ष प्रभाव है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। गांधी जी के जो गांधीवादी जो दर्शन है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के जो नैतिक दर्शन है वो कितने हैं दोस्तों, तो 5 है। कितने हैं, 5 है। पहला क्या है, तो ग्रामीण पंचायतों का गठन। पहला क्या है दोस्तों, तो ग्रामीण पंचायतों का गठन। दूसरा है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना और तीसरा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये तो 3 हो गया। अब दो चौथा हो जाएगा दोस्तों आपको मद्यपान निषेध। क्या है दोस्तों, मद्यपान निषेध। जो आपका पांचवा क्या है दोस्तों, तो पांचवा गांधीवादी दर्शन है आपको गोवध पर निषेध, है ना। गोवध पर क्या है दोस्तों, निषेध है, यानी कि गौ हत्या नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। आपका ऑप्शन है ए में वित्त आयोग, बी संघीय वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात वित्त आयोग। और वित्त आयोग की बात किया जाए दोस्तों तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में, वो अनुच्छेद 280 में दिया गया है ना। और 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। ऑप्शन है आपका एक केंद्रीय सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है स्थानीय सरकार और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, अर्थात भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित है, केंद्रीय सरकार में निहित है। अब अवशिष्ट शक्तियां के बारे में बात करें दोस्तों तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई है और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है ना। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, केंद्रीय सरकार में निहित है और इसका अनुच्छेद जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। किसमें किया गया है, संविधान के
अनुच्छेद 248 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है ना। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ऑप्शन है दोस्तों आपका ए में फास्फोरिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है ऑक्जेलिक अम्ल और डी है नाइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है कोका कोला का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और फास्फोरिक अम्ल की सूत्र की बात करें दोस्तों तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है H3PO4 होता है ना। इसी की उपस्थिति के कारण जो है कोका कोला का स्वाद खट्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए प्रोटॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, है ना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब अगर बात किया जाए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो इसने 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी हो जाएगा नाइट्रोजन, सी हो जाएगा ऑक्सीजन और डी हो जाएगा हीलियम। इसका सही जवाब जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। लेकिन यदि दोस्तों वायुमंडल में पूछा जाता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कहता है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है ना। यह नियम क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया गया है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम और डी है पाउली का नियम। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए अर्थात बॉयल का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ठोस में गैस, बी है गैस में ठोस, सी है गैस में द्रव और डी है गैस में गैस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गैस में ठोस का विलयन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है आपका ए में लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय, है ना। अगर इसी में दोस्तों बात किया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, है ना, तो हो जाएगा हमारा आंसर लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए दोस्तों तो ये अंतिम गवर्नर के साथ साथ ये प्रथम वाइसराय भी थे, है ना। इसी में दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा दिया जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाते सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाते, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी में एक प्रश्न और है दोस्तों, यदि पूछ दिया जाता है स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका सही जवाब हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। ऑप्शन ए है अन्ना जॉर्ज, बी है लीला सेठ, सी है फातिमा बीबी, डी है किरण देवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो वो थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों, किरण बेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी। और अन्ना जॉर्ज की बात करें तो अन्ना जॉर्ज कौन थी, तो ये भारत की प्रथम महिला आईएएस थी। अन्ना जॉर्ज कौन थी, तो ये भारत की प्रथम महिला आईएएस थी, प्रथम आईएएस थी। अगर फातिमा बीबी की बात किया जाए तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्या थी, महिला न्यायाधीश अर्थात जज थी, सुप्रीम कोर्ट की जज थी फातिमा बीबी, है ना। और लीला सेठ की बात किया जाए तो लीला सेठ क्या थे, तो ये उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। हाई कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। कौन, तो लीला सेठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है। तो ऑप्शन ए है चीन, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान और चौथा है अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फॉलबैक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो फॉलबैक जो शब्द है दोस्तों वो किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया गया है कुश्ती से, पोलो से, वाटर पोलो से या फुटबॉल से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कुश्ती से।
अगर दोस्तों और बात किया जाए यहाँ पे कुश्ती से, किसकी बात किया जाए, यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों कुश्ती का बात किया जाए, तो कुश्ती से संबंधित पद कुछ और शब्द हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों, एक तो फॉल बैक हो गया, दूसरा है डॉग फॉल, डॉग फॉल, दूसरा क्या है, डॉग फॉल, डॉग फॉल। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों तो हो जाएगा आपका पुल, क्या होगा, पुल, क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल। उसके बाद और बात किया जाए तो चित्त, क्या हो जाएगा, चित्त, अर्थात कुश्ती से संबंधित शब्द हो जाएगा आपका फॉल बैक, डॉग फाइल, पुल और चित्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सर्वाधिक लंबा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो जो भारत के समुद्री तट, प्रश्न है भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रा का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य का दिया गया है। चलिए दोस्तों इसका मिलान करते हैं। जैसा नंबर 1 में दिया गया है शिवकिला दर्रा, तो हम लोग जानते हैं शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा हाँ ये दोस्तों मेघालय में दिया गया है, लेकिन ये मेघालय में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा जो है दोस्तों वो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। चलिए उसी प्रकार जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी हमारा सही है ना। तो इस प्रकार जो हमें चुनना था सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। ऑप्शन एक है NW1, बी में NW2, सी है NW3 और डी है NW4। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, अर्थात NW4 होगा, है ना। चलिए देखते हैं NW4 इसका आंसर कैसे हो गया, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। तो DNA में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। ऑप्शन ए हेक्सोस, बी पेंटोस, डी है जाइलोसोस और डी है हेप्टुलोस। तो इसका सही जवाब क्या होगा। सुबनसिरी जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी की बात करें तो सुबनसिरी ऑप्शन दिया गया आपका ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी है कोसी नदी, सी है दामोदर नदी और डी है जमुना नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, है ना। सुबनसिरी के अलावे बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आपका हो जाएगा कामेंग, क्या हो जाएगा, कामेंग, कामेंग। कामेंग के अलावे कहें तो मानस तथा संकोच नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों वे मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी की चेमा युंगडुंग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग, युंगडुंग, चेमा युंगडुंग से निकलती है। चलिए और यही नदी दोस्तों जब बांग्लादेश में जाती है तो किस नाम से जब इसको जाना जाता है, इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है ना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, बी है फारस की सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है ना। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की दो प्रमुख नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, है ना। आपका ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है नसीरुद्दीन खुसरो, सी है बलबन और डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने क्या किया था, आक्रमण किया था, भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया गया था। और इल्तुतमिश की बात करें तो ये है दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ऐसे गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वो इल्तुतमिश को कहा जाता है ना। और दोस्तों इसने जो है बहुत सारे कार्य किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। तो हम जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पर कुल
जो है राज्य किए हैं, है ना। वो 5 वंश कौन कौन से? तो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। अगर अंतिम वंश की बात करें तो वो वंश कौन सा था? तो वो लोधी वंश था। कौन सा वंश था? लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, है ना, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, बाबर से युद्ध में मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए विश्व बंधुत्व, बी है वैश्विक निष्ठा, सी है वैश्विक मैत्री और डी है वैश्विक भरोसा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात विश्व बंधुत्व। अगर दीन ए इलाही की बात किया जाए तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। किस उद्देश्य से किया था? तो विश्व बंधुत्व के उद्देश्य से किया था, है ना। और इसका प्रथम अनुयायी की बात किया जाए तो इसका प्रथम अनुयायी कौन था दोस्तों? बीरबल, जो कि अकबर के दरबार में एकमात्र हिंदू था, है ना। और उसी प्रकार, है ना, इसका जो दीन इलाही धर्म की स्थापना है वो कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में किया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 ईस्वी में किया था। किस उद्देश्य से किया गया था? तो विश्व बंधुत्व के उद्देश्य से किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं इतना ही।